हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पाठशाला 24 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोषक तत्व से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और ऑल एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो कि अपना सेशन रहेगा वो साइंस, जनरल साइंस का रहेगा, जिसमें अपना पहला टॉपिक रहेगा पोषक तत्व। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि सभी वीडियोस आपको टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोषक तत्व कहते किसे हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो हमारे शरीर की शारीरिक व मानसिक विकास में आवश्यक होते हैं, उन्हें कहते हैं हम पोषक पदार्थ। या आप कह सकते हो कि इनमें जितने भी पोषक पदार्थ, जैसे कि इनमें जितने भी तत्व आते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर पोषक तत्व की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, और अगर पोषक तत्व की अधिकता हो जाए तो क्या होगा। तो दोनों में हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो पोषक पदार्थों की कमी हो जाए तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि अधिकतर आपने गरीब बच्चों में देखा होगा। दूसरी बात करते हैं हम, अगर अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा। अगर अधिकता हो जाए तो आपको ध्यान रखना है, एक विकार उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं मोटापा। ठीक है, मोटापा रोग हो जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोषक तत्व। आगे हम बात करते हैं कि प्रमुख पोषक तत्व हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से हैं। प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निम्न प्रकार के पोषक तत्व हम हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा हम जो है जीवित रह पाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर जल नहीं मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरी चीज हम बात करेंगे विटामिन की। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चीज हम बात करेंगे खनिज तत्व या खनिज लवण की। फोर्थ नंबर पे हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे प्रोटीन की। और सिक्स नंबर पे हम बात करेंगे फैट, वसा की। इनको हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जल, विटामिन एंड खनिज लवण जो होते हैं, ये तीनों चीजें आपको क्या करती है? ऊर्जा नहीं देती है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको? ऊर्जा नहीं देती है। और आपको एक बात भी ध्यान रखनी है कि खनिज लवण हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर और आयरन। ये सारे के सारे आपको खनिज लवण ध्यान रखने हैं। ठीक है, कभी भी आपको कोई भी बीमारी हो जाती है जो कि थोड़ी सी ज्यादा भारी हो, खतरनाक हो, ठीक है, मेन कोई भी जो अपना सिस्टम है, ऑर्गन का एक सिस्टम है, उसमें से कोई भी एक ऑर्गन अगर खराब हो जाता है या कम काम करता है तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर होता है वो इन सब की जांच करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि हम जो है जब फूड लेते हैं उस फूड में सारे के सारे जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो सब के सब उसके अंदर आते हैं। और डॉक्टर एक चीज वो आपसे बोलता है कि आपको ये चीज ज्यादा खानी है और ये चीज कम खानी है, तो उसके आधार पे इन सब की जांच की जाती है। ठीक है, इसके आधार पे हम बात कर लेते हैं कि जो तीनों हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, इसको मैं C से डिनोट करूंगा, इसको मैं P से डिनोट करूंगा, और फैट को मैं क्या करूंगा? यहाँ पे आपको F से डिनोट करूंगा, या मैं कह सकता हूँ लिपिड, L से डिनोट कर दूंगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि ये जो तीनों चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट या वसा या लिपिड,
ये तीनों की तीनों आपकी बॉडी को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो प्रोटीन है ये आपकी बॉडी में कोई भी कोशिका अगर मृत हो जाती है तो उसको दोबारा से उसकी मरम्मत करने के लिए या फिर शरीर की वृद्धि को निरंतर रखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर पोषक पदार्थों के जब हम सेवन करते हैं, पोषक पदार्थों का सेवन करने पर प्राप्त ऊर्जा, जब हम लिपिड मतलब वसा और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन तीनों चीजों का जब सेवन करते हैं, ठीक है, विटामिन हो गया, उसके बाद में जैसे कि हम तीन चीजों की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आता है आपके पास में कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे आता है आपके पास में प्रोटीन, तीसरे नंबर पे आता है आपके पास में फैट मतलब वसा। अब इनकी एक एक करके अपन बारी बारी से बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट आप कितना लोगे और आपको आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी देगा, कितने किलो कैलोरी एनर्जी है आपको प्रदान करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपको 4.2 किलो कैलोरी ये देता है आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब आप लेते हो तो, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। आगे हम बात करते हैं प्रोटीन से कितना मिलेगा, तो 5.6 किलो कैलोरी आपको मिलने वाली है। कितने प्रोटीन से, 1 ग्राम प्रोटीन जब आप लोगे। आगे हम बात करते हैं कि फैट से, तो फैट से 9.3 किलो कैलोरी आपको मिलती है जब आप 1 ग्राम फैट लेते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे अभी कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत बार पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे। अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति जो कि अच्छी तरीके से मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तो वो कितनी एनर्जी लेता है, मतलब पर डे उसको कितना भोजन खाना चाहिए, कितने कैलोरी उसको लेना चाहिए। तो 3000 से 3200 किलो कैलोरी एक व्यक्ति को लेना चाहिए जो कि मजदूरी या सामान्य वर्क कर रहा हो या फिर मानसिक वर्क कर रहा हो, या जैसे कि आपको डॉक्टर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गए या फिर इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए और वैज्ञानिक हो गए, ये सब के सब इनमें 3000 से 3500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको मैंने बताया था कि इसको सी से कर दूंगा, इसको पी से कर दूंगा और इसको एल से डिनोट कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा किलो कैलोरी किसमें मिल रही है, तो 9.3 मतलब एल में मिल रही है, उसके बाद में किसमें मिल रही है, पी में, तो सबसे ज्यादा इसमें मिल रही है एल में, दूसरे नंबर पे पी में मिल रही है और तीसरे नंबर पे किसमें मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट में मिल रही है। तो आपको इस तरीके से चार ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि पोषक पदार्थों के सेवन से प्राप्त ऊर्जा का क्रम बताइए, या फिर अवरोही क्रम या आरोही क्रम आपसे पूछ ले जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि 1 ग्राम प्रोटीन लेने पर कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि समान मात्रा में अगर भोजन करेंगे तो इस तरीके से मिलेगी। और जैसे कि हम बात करें आगे कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा है, इन दोनों से इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, एल, उसके बाद में आ गया पी, उसके बाद में आ गया सी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन, आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा गया है ये। आगे हम बात करते हैं, स्टार की बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट व वसा फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट व वसा को जैविक ईंधन कहा गया है, मानव शरीर का जैविक ईंधन कहा गया है, जैविक ईंधन कहा गया है। नेक्स्ट
कार्बोहाइड्रेट को आपके शरीर का संचित ईंधन कहा जाता है। संचित ईंधन, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को क्या कहते हैं, हमारे शरीर का जैविक ईंधन कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को संचित ईंधन कहा जाता है। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से। आगे हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट अपना था जल, दूसरा था विटामिन और तीसरा था खनिज लवण। अब हम बात करते हैं जल की। आज की वीडियो में हम जल की ही बात कर पाएंगे, और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन है, इन सब की हम बारी बारी से आने वाली वीडियोज में बात करते चलेंगे। फर्स्ट है आपके पास में जल। जल का फॉर्मूला होता है आपके पास में H2O। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार कितना होता है। तो अणुभार निकालने की टेक्निक में बता दूंगा आपको यहाँ पे, कि जैसे कि आपको पता ही होगा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक का जब हम डबल करते हैं या मल्टीप्लाई 2 से करते हैं और उसका +1 या फिर -1 इस तरीके के अपन ट्रिक अपनाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार मैंने बताया डबल करते हैं या फिर +1 -1 इस तरीके से आपकी जो ट्रिक है वो काम करती है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, पहले का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यहां मैं बात करता हूं क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी वही एक ही होता है और परमाणु भार भी एक ही होता है, ठीक है। 2 यहाँ पे लग रहे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको मैं जोड़ दूंगा यहाँ से 16 से, क्योंकि इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, लेकिन अगर मैं परमाणु भार की बात करूंगा तो डबल कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ पे हो गया 16। इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पे कि जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 16 यहाँ पे आ जाएगा, और आपके जल का अणुभार हो जाएगा 18U, ठीक है। 18U यहाँ पे क्या है, ये आपके परमाणु भार को प्रदर्शित करता है या अणुभार को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जल से, अगर आपसे पूछा जाए कि जल से कोई ऊर्जा मिलती है या नहीं, अगर आपसे पूछे जाए कि एक गिलास जल से कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है 0 किलो कैलोरी, 0 किलो कैलोरी आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज और याद आ गई होगी अच्छी तरीके से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि क्या जल से ऊर्जा मिलती है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपके बात करते हैं कि जल जो होता है वो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं का, ठीक है, सभी उपापचय क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं कौन कौन सी हो जाती है आपके पास में, उपापचय क्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है, आदि, ये सभी क्रियाएं जो है ये जल की उपस्थिति में ही होती है। अगर आप श्वसन करोगे और पाचन करोगे, ठीक है, तभी जाके आपके पास आपके बॉडी के अंदर क्या होगी, ऊर्जा बनेगी, ठीक है, ऊर्जा बनेगी, मतलब ऊर्जा किसमें बनेगी, एटीपी में बनेगी, ठीक है। और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपके पास कितनी एनर्जी बनती है, 38 एटीपी एनर्जी बनती है। कितनी बनती है, 38 एटीपी एनर्जी बनती है, ठीक है। उसके बाद जब पाचन होगा, श्वसन होगा, तो ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा बनेगी तो उसमें वेस्टेज पदार्थ निकलेगा, और निकलेगा तो क्या करोगे आप, उत्सर्जन करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। आगे हम बात करते हैं कि मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती है, जो जीव द्रव्य होता है, उसके अंदर कितना जल होता है, क्वेश्चन आया है, ठीक है, कितना जल होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 60 से 70%, ठीक है। मानव शरीर के अंदर या शरीर की कोशिकाओं के अंदर, या फिर आपसे पूछा जाए कि जीव द्रव्य के अंदर कितना होता है, तो 60 से 70% अगर आता है तो ये लगाना है, और नहीं आता है तो एक्यूरेट वैल्यू है इसकी 65%।
कितनी है 65%। आगे हम बात करते हैं कि जल की बात हो रही है तो पृथ्वी में कितना जल होता है, पृथ्वी में कितना जल होता है। ठीक है, जैसे कि 100% की हम बात करते हैं तो ये कहां कहां अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 97% तो जल आपके कहां पे है, समुद्रों में। समुद्रों में कहां पे है, समुद्री जल कह सकते हैं हम। और अगर बात करें 2% जल, तो 2% जल आपके पहाड़ों पर होता है, पहाड़ों पर होता है जो कि बर्फ के रूप में होता है, पहाड़ों पर बर्फ के रूप में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1% जल जो कि पीने योग्य होता है। क्या होता है, पीने योग्य होता है। आगे हम बात करते हैं आपके कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है। ठीक है, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, सबसे शुद्ध जल। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपके पास में है कि वर्षा जल। ठीक है, वर्षा जल, वर्षा जल। और दूसरा ऑप्शन अगर आपको दे दिया जाए कि अशुद्ध जल। देखो फर्स्ट कंडीशन में आपका राइट आंसर क्या होगा, ये देखो एक घुमाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको सबसे शुद्ध जल कौन सा है, तो शुद्ध जल में अगर आपको पता करना है तो अगर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको वर्षा जल दे रखा है तो ये राइट होगा। अगर वर्षा जल नहीं दे रखा है तो फिर आपको क्या लगाना है, सेकंड ऑप्शन अशुद्ध जल लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके कि सर्वाधिक जल किस में पाया जाता है। सर्वाधिक जल किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है और कितना होता है। सर्वाधिक जल किस में पाया जाता है और कितना होता है, तो ध्यान रखना है 95% जल पाया जाता है तरबूज के अंदर। कितना पाया जाता है, 95% तरबूज के अंदर पाया जाता है। और अगर 95 नहीं दिखे तो एक्यूरेट वैल्यू है इसकी 97%। कितनी, 97%। अगर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बीमारियां होती है, कि बीमारियां होती है तो सबसे ज्यादा होती है वो दूषित जल को पीने से। अब आपको अंदाजा लग जाएगा अभी थोड़ी देर में कितनी सारी बीमारियां हम दूषित जल से उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक बीमारियां किससे होती है, सर्वाधिक बीमारियां दूषित जल से, दूषित जल से। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैजा, जिसको आप कोलेरा भी बोलते हो। सबसे पहले क्या जाएगा, हैजा या कोलेरा। दूसरा क्या जाएगा, डायरिया, जो कि दांतों में होता है। ठीक है, डायरिया या इसको सॉरी डायरिया या फिर अतिसार जो कि पेट में होता है, अतिसार बोल देंगे अपन। ठीक है, आगे हम बोल देंगे उसके बाद में आ जाता है आपके पास में पेचिस। ठीक है, दस्त वगैरह लग जाता है, दस्त सही से खुल के नहीं आता है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे सारी कंडीशन इसमें आती रहती है। और इसी रोग को हम बोलते हैं अमीबियासिस या अमीबता या अमीबी रोग। ठीक है, ये सारे नाम इसके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक बार और बताता हूं मैं, पेचिस या डायरिया या अतिसार जो है ये सारे के सारे एक जैसे रोग हैं, मतलब पेट से संबंधित हैं, जिसको आप अमीबियासिस बोल सकते हो, अमीबता बोल सकते हो और अमीबी रोग भी बोल सकते हो। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं आपके पीलिया, पीलिया या इसी को आप बोल सकते हो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, जॉन्डिस या आप बोल सकते हो लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। ठीक है, पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो पोलियो, पोलियो रोग इससे होता है और इसी को ही हम बोल सकते हैं पोलियो माइलेटिस, पोलियो माइलेटिस, पोलियो माइलेटिस या इसी को ही आप बोल सकते हो बाल पक्षाघात, बाल पक्षाघात। ठीक है, 6 नंबर पे हम बात करते हैं कि टाइफाइड, टाइफाइड जानते हो, बुखार आती है जो, टाइफाइड या फिर इसको बोल सकते हैं मोती जरा, टाइफाइड, मोती जरा या फिर आंत्रिय शोथ आप इसको बोल सकते हो, आंत्रिय शोथ। और या फिर आप बोल सकते हो इसको आंत का बुखार, आंत का बुखार भी आप इसको बोल सकते हो, आंत का बुखार।
ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर पे बात करते हैं पेट दर्द। पेट दर्द BSC से होता है, या फिर आप बोल सकते हो उल्टी दस्त, उल्टी और दस्त। ठीक है, ये सब की सब कंडीशन किसमें होती है? आपके दूषित जल पीने से। ठीक है, दूषित जल के सेवन से आपके सबसे ज्यादा बीमारियां होती है। उसके बाद में 8 नंबर पे बात कर लेते हैं चर्म रोग। चर्म रोग, ठीक है। 9 नंबर पे मैं बात कर लेता हूं आपके निर्जलीकरण। ठीक है, निर्जलीकरण जिसमें आप क्या करते हो, फिर इनो वगैरह इनका सेवन करते हो फिर। ठीक है, ORS घोल वगैरह पीते हो। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट की मैं बात करूंगा, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सर्वाधिक बीमारियां दूषित जल से होती है, जैसे कि हैजा, कोलेरा, BC को बोलते हैं अपन। ठीक है, डायरिया जिसको अतिसार बोलते हैं, पैचिस। ठीक है, अमीबियासिस इसको बोल सकते हैं अपन, अमीबी रोग इसको बोल सकते हैं, और अमीबा इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पीलिया, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, लीवर सिरोसिस, ये सारी की सारी बीमारियां किससे होती है? दूषित जल से होती है। पोलियो हो गया, पोलियोमाइलिटिस, इन नामों में से किसी भी नाम को दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि बीमारियां वही है। बाल पक्षाघात इसको बोलते हैं आप। टाइफाइड, मोतीजरा, आंतरिक शोथ, आंत का बुखार भी इसको बोलते हैं। पेट दर्द इससे होती है, उल्टी दस्त वगैरह इससे होती है, चर्म रोग भी इससे हो जाता है। निर्जलीकरण, ये सारी की सारी बीमारियां आपके दूषित जल को पीने से होती है। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट बात करते हैं आपके 10वां जो बीमारी है वो कौन सी है? फ्लोरोसिस। कौन सी है? फ्लोरोसिस। अब फ्लोरोसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन यहां से फ्लोरोसिस है कि अगर पेयजल जो पीने योग्य जल होता है उसमें अगर फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा, ठीक है, किसकी मात्रा? फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm की फुल फॉर्म में बता दूंगा आपको यहाँ पे, पार्ट्स पर मिलियन इसकी फुल फॉर्म होती है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर मान लो आपके पेय योग्य जल में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से रहती है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर इससे कम हो जाती है, ठीक है, कम अगर हो जाती है तो दांत व हड्डियां का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दांत व हड्डियों का निर्माण होता है। 1.5 ppm अगर रहती है तो दांत व हड्डियों का निर्माण होने लग जाता है या होता है। ठीक है, कम रहती है तब। अगर मान लो सपोज करो 1.5 से ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। और इस रोग के लक्षण आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं इसके? तो दांतों पर जो पीले रंग की परत होती है वो चढ़ जाती है। ठीक है, धब्बे बन जाते हैं काले भूरे, और धारियां बनने लग जाती है। ये सारे इसके लक्षण हैं। ठीक है, दांत पीले हो जाते हैं, पीले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, पीले भूरे रंग के धब्बे, और धारियां आ जाती है, धारियां बन जाती है। दूसरे नंबर पे हड्डियां कठोर हो जाती है, हड्डियां कठोर हो जाती है। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो कुबड़ निकल आती है, कुबड़ निकल आना, कुबड़ निकल आना, और इसी को हम बोलते हैं कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी, या फिर आप बोल सकते हो बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहां पे मिलती है। ये क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी का भी है और यहाँ पे साइंस का भी बन के आ जाता है जब हम फ्लोरोसिस रोग की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है 1.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन से अगर कम होती है तो दांत व हड्डियों का निर्माण होता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाती है इससे तो फिर आपके फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें 3 लक्षण दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, दांत पीले भूरे हो जाते हैं, ठीक है, और क्या होता है? धारियां बनने लग जाती है, उसके बाद में हड्डियां कठोर हो जाती है, और क्या होता है भैया? और कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या फिर कुबड़ निकल आती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कुबड़ पट्टी कहाँ पे मिलती है, तो कुबड़ पट्टी
क्या है और कहां पे मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है लैब असिस्टेंट 2018 में, और सेकंड ग्रेड का भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है कुबड़ या बांका पट्टी, देखो ये आपकी मिलती है नागौर व अजमेर के बीच। कहां का क्षेत्र है, नागौर व अजमेर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, बांका पट्टी कहलाता है या कुबड़ पट्टी कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ही है एक तरह के सारे। तो पेयजल में अगर मान लो पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अगर बढ़ जाए, ठीक है, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो ध्यान रखना है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा रोग हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ठीक है, 3 तारीख को दूसरे महीने में 2019 में जो लेबर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि पेयजल में अगर नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाए तो कौन सा रोग होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जापान में, ठीक है, नेक्स्ट 10वां हो गया, 11वें नंबर पे बात कर लेते हैं अपन कि अगर जापान में मीनामाती खाड़ी जो है, मीनामाता खाड़ी जो है, ठीक है, जापान की बात कर रहे हैं अपन, जापान मीनामाता खाड़ी के जलीय पादप व जंतु, खाड़ी के जलीय पादप व जंतु अगर Hg मरकरी इसको बोलते हैं, पारा इसको बोलते हैं, अगर जलीय पादप व जंतु Hg मरकरी व पारा से दूषित हो गए थे, ठीक है, जिससे इनमें क्या हुआ भैया, ऐसे पादप का सेवन अगर कोई बच्चा कर ले, ठीक है, कोई बच्चा कर ले तो वो क्या हो जाता है भैया, कोई बच्चा अगर इस पादप का सेवन कर ले या जंतु का सेवन कर ले तो वो क्या हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, मंद बुद्धि, दिमाग खत्म हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया रीट फर्स्ट ग्रेड में और 2018 के अंदर। ठीक है, आगे हम लास्ट बात करते हैं आज की इस वीडियो की कि अगर पेयजल के अंदर आर्सेनिक की अधिकता हो जाए तो फेफड़ों से संबंधित बीमारियां आ जाती है। किससे संबंधित, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां आ जाती है, जबकि डायरिया के समान लक्षण इसके दिखाई देते हैं, डायरिया के समान फेफड़ों से संबंधित बीमारियां। और इस रोग को, जैसे आर्सेनिक की अधिकता हो गई तो इस रोग को हम बोलते हैं केराटोसिस। क्या नाम है, केराटोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है, जो कि फेफड़ों से संबंधित है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अपन इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।